हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी तक हमने डिस्कस करा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। हमने क्लर्जीज के बारे में समझा, नोबिलिटीज के बारे में समझा, फिर थर्ड स्टेट के बारे में समझा, वो स्टेट जिसके साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा था। और इसी की वजह से होता है 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब मोनार्की को अबोलिश कर दिया जाता है। मोनार्की को कैसे अबोलिश किया जाता है वो हमने डिस्कस करा। थर्ड स्टेट किस तरह से नेशनल असेंबली बनाती है उसके बारे में हमने डिस्कस करा। नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है 1791 के अंदर, उसके अंदर क्या शर्तें रखी जाती हैं, उनको मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है लुईस 16 को, वो हमने पढ़ा। राइट, अभी तक हमने इतना ही डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं आगे। So without any delay, let's get started. The French Revolution. तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो फ्रांस becomes the constitutional monarchy. अब क्या होता है कि फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है फ्रांस के अंदर, हमने डिस्कस करा था कि जो थर्ड स्टेट है, राइट, जब वो वॉकआउट कर जाता है लुईस 16 की मीटिंग से, तो वो क्या बनाता है, नेशनल असेंबली। मतलब थर्ड स्टेट का नाम रीनेम करके क्या हो जाता है, नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है 1791 के अंदर। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। और उस दौरान मोनार्क कौन था, लुई 16 की पावर को लिमिट करना। अब पहले ऐसा था, मोनार्की जब थी तो पावर कुछ लोगों के हाथ में थी। मोनार्की में पावर कुछ लोगों के हाथ में थी, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के साथ ज्यादा गलत हो रहा था। अब पर्पस क्या था नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका बनाया, पहला कि मोनार्क की पावर को लिमिट करना, और दूसरा कि जो पावर है अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट, और इस तरह से फ्रांस बनता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्की भी होगी। कहने का मतलब है कि मोनार्की को चेक लगाएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया 1791 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये था सिस्टम जो नेशनल असेंबली ने बनाया, जो वोटिंग सिस्टम था कि लेजिस्लेचर को कौन चूज करेगा, एग्जीक्यूटिव को कौन चूज करेगा, जुडिशरी को कौन चूज करेगा। तो सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन। अब सबसे पहले पैसिव सिटीजन कौन थी, तो जितनी टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से अबाउट 3 मिलियन मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बेलो 25। कितना, बेलो 25। इनको किस में रखा गया, पैसिव सिटीजन। आसान भाषा में ये वो सिटीजन थे जिनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। अब दूसरे आते हैं एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन ये वो थे जिनके पास क्या था, राइट टू वोट। क्या था, राइट टू वोट। ये टोटल पॉपुलेशन का कितना था, 4 मिलियन सॉरी, टोटल पॉपुलेशन का 4 मिलियन, और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 28 मिलियन। अब ये 4 मिलियन लोग जो थे वोट करते थे और इलेक्टर्स को चूज करते थे। 4 मिलियन में से कितने इलेक्टर्स चूज किए जाते थे, 50,000 मेन। कितने, 50,000 मेन। अब ये 50,000 मेन जो थे ये वोट करते थे और नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे, जिसमें 745 मेंबर्स थे। राइट, और इस तरह से बनती थी हमारी लेजिस्लेचर। और ये लेजिस्लेचर जो थी वो कंट्रोल करती थी किंग को। किंग और उसकी मिनिस्ट्रीज को क्या बोला गया, एग्जीक्यूटिव। हालांकि किंग के पास वीटो पावर भी थी। नेशनल असेंबली, किंग और मिनिस्टर्स, इनकी पावर के ऊपर चेक लगाती थी। और दूसरी तरफ यही एक्टिव सिटीजन ये चुनते थे, वोट करते थे किसके लिए,
जुडिशरी के लिए। हालांकि जुडिशरी को क्या रखा गया, इंडिपेंडेंट रखा गया, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये जो कैप है इसका मतलब क्या है, रेड कैप, इसका मतलब है कैप worn बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग अ फ्री। जब वो फ्री हो जाता था तो रेड कैप, मतलब कि ये एक तरह से फ्रीडम का सिंबल था, रेड कैप। उसके बाद द ब्लू व्हाइट रेड, और ये ब्लू व्हाइट रेड में जो ये लेडी है इसका क्या मतलब था, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का जो नेशनल कलर था वो क्या था, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। क्लियर। उसके बाद ये आता है विंग्ड वुमेन, कि विंग्ड वुमेन का मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लो। उसके बाद यहाँ पे टैबलेट दे रखी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा होगा ये, द लो टैबलेट। इसका मतलब क्या था कि जो लो है वो सबके लिए सेम है और हर कोई लो के सामने इक्वल है। इज इट क्लियर। अब कुछ इस तरफ है, जैसे कि ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन जो था ये सेम जैसे रेड कैप वो कौन पहनते थे, जो फ्री हो जाते थे, राइट। एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, जब स्लेव्स फ्री हो जाते थे। उसके बाद आता है बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस। तो ये किसको दिखाता था, यूनिटी को। क्लियर। उसके बाद यहां पे दे रखा है द आई विद इन अ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या था, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये किसके लिए रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती थी, नॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी। इज इट क्लियर। यहां पे दे रखा है सेप्टर, और ये सेप्टर किसके लिए था, रॉयल पावर के लिए। लास्ट में है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। ये किसके लिए था, ये इटर्निटी को शो करता है। किसको शो करता है, इटर्निटी को। इज इट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि फ्रांस जो है अब क्या बन जाता है, रिपब्लिक। क्या बन जाता है, रिपब्लिक। अब बोला जाता है कि लुई 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर साइन तो करे थे, उसके ऊपर एग्री तो करा था उसने, राइट। 1791 के अंदर जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लुई 16 उसको एग्री तो करता है, उसके ऊपर साइन तो करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अदर स्टेट्स के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस में लगा हुआ था। अदर किंग्स के साथ, फॉर एग्जांपल के लिए प्रोशिया के किंग्स के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि लुई 16 को नहीं मंजूर था जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जिस तरीके से उसकी पावर को लिमिट किया गया वो लुई 16 को एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसलिए उसने हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन तो कर दिए, एग्री तो कर गया वो, लेकिन सीक्रेटली वो अदर स्टेट्स फॉर एग्जांपल प्रोशिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस में जुड़ा होता था कि कैसे मोनार्की को वापस से री एस्टैब्लिश किया जा सकता है, राइट। अब इससे पहले ये सब कुछ होता, मतलब कि अदर किंग्स मिलकर वापस से मोनार्की को रीस्टैब्लिश करते, लुई 16 वापस से मोनार्की को रीस्टैब्लिश करता, तो नेशनल असेंबली वोटिंग करवाती है, राइट। 1792 के अंदर, अप्रैल 1792 के अंदर नेशनल असेंबली वोटिंग करवाती है, और वोटिंग करवाती है उसमें क्या किया जाता है, डिक्लेयर की जाती है वॉर। अब वॉर डिक्लेयर की जाती है, किसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की जाती है, प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर कर देती है। क्या डिक्लेयर कर देती है, वॉर। कब डिक्लेयर करती है, अप्रैल 1792 के अंदर, राइट। और बहुत सारे प्रोविंसेस से जो लोग हैं इस नेशनल असेंबली की आर्मी को ज्वाइन करते हैं। इज इट क्लियर। इसमें हमने ये डिस्कस करा कि लुई 16 सीक्रेट नेगोशिएशन में जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था अदर नेशंस के साथ, कि किस तरह से मोनार्की को रीस्टैब्लिश कर सकेगा फ्रांस के अंदर, राइट। और ये सब जो है नेशनल असेंबली को पता चल जाता है,
और इससे पहले कि बाकी स्टेट्स या फिर लुई 16 उनके ऊपर अटैक करता, नेशनल असेंबली ही वोटिंग करा के वॉर डिक्लेयर कर देती है प्रोशिया और ऑस्ट्रिया, क्योंकि वो फ्रांस की कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो इस वॉर को किस तरह से देखते हैं। जो कॉमन लोगों का व्यू है, सोसाइटी के लोगों का व्यू है, वो इस वॉर को कैसे देखते हैं। इस वॉर को बोला जाता है द वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसी, राइट। मतलब कॉमन पीपल वर्सेस किंग और द डेस्पोटिक पावर, आप कह सकते हैं। तो ये जो सिंपली वॉर थी, आम लोगों ने किस तरह से देखी, वॉर बिटवीन कॉमन पीपल एंड द डेस्पोटिक पावर। क्लियर। उसके बाद कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे गए। हमें पता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आर्टिजन्स, पोइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमोशनली लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो कुछ पोइट्स ने, जैसे कि पोइट थे रोजेट डिलीजले, इन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखा मर्सेल्स। क्या लिखा? एक पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखा मर्सेल्स। सिटी तक लोग इसको गाते तक पहुंचे, गाते गाते तक पहुंचे। और अब जो है मर्सेल जो है ये नेशनल एंथम है। क्या है? नेशनल एंथम। किसका? फ्रांस का। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, मर्सेल्स। इसके अलावा क्या बोला जाता है कि धीरे धीरे अब पॉलिटिकल क्लब्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं? पॉलिटिकल क्लब्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल, वो अगेंस्ट हैं किसके? मोनार्की के या फिर डेस्पोटिक पावर के। अब वो नहीं चाहते वापस से मोनार्की स्टैब्लिश हो, राइट। इसलिए अब धीरे धीरे डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब्स बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। अब लोग जो हैं इन पॉलिटिकल ग्रुप्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, राइट। और इन क्लब में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लब था, जो फेमस क्लब हुआ, इट वाज द जैकोबियन क्लब। क्या बोला गया? जैकोबियन क्लब, जिसका नाम पड़ा था फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब, जो कहां पे है? पेरिस के अंदर। जैकोबियन क्लब जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा इन पॉलिटिकल क्लब्स के अंदर, राइट। तो इस स्लाइड में हमने ये डिस्कस करा कि अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, राइट, वो बनना शुरू हो जाते हैं। लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके प्लान्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। इन सब पॉलिटिकल क्लब में एक जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब हुआ, इट वाज जैकोबियन क्लब भी बोला जाता है, जिसका नाम फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जेकब के नाम पे पड़ा, जो कि पेरिस में था, राइट। अब आगे क्या कहते हैं, इस कि जो मेंबर थे जैकोबियन क्लब के, ज्यादातर ये वो लोग थे जो लेस प्रोस्परस थे, सोसाइटी के लोग। जो लेस प्रोस्परस लोग थे सोसाइटी के, वो ज्यादातर इन क्लब्स के मेंबर थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके शू कीपर्स, आर्टिजन्स, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा, या डेली वेज वर्कर्स, ये सारे इसके मेंबर्स थे। और इन सब का जो लीडर था जैकोबियन क्लब का, इट वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था इनका लीडर था। अब ये जो लार्ज ग्रुप है इस क्लब का, जैकोबिन्स, आसान भाषा में कहे तो जो जैकोबिन्स ने क्या डिसाइड किया कि वो एक तरह से लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे, ठीक है, जैसे कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह के ट्राउजर्स, राइट, इस तरह के ट्राउजर्स पहनेंगे। वो जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी की, वो उसके अगेंस्ट थे। जैकोबिन्स जो थे, जो फैशनेबल सेक्शन थी सोसाइटी की, जो कि नी ब्रीचेस पहनते हैं,
राइट, वो जो क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस, वो उसके अगेंस्ट थे कि हमें, वो एक्चुअली एक तरह से डिस्पोटिक पावर को दिखाता था, क्रुएलिटी को दिखाता था नी ब्रीचेस, क्योंकि इनके साथ गलत किया था इन लोगों ने, राइट। तो इस तरह से इन्होंने अपना अटायर कैसा बना लिया, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस तरह का अटायर बना लिया। तो इस अटायर को बोला गया सैंस क्यूलोटस, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रखा है सैन क्यूलोटस कपल। तो जो मेल होता था वो रेड कैप पहनता था, हालांकि फीमेल्स के लिए ये अलाउड नहीं था। क्लियर। तो जेकोबियंस को क्या बोला जाने लगा, सैंस क्यूलोटस। इसका मतलब था पीपल विदाउट नी ब्रीचेस, जिसका मतलब था आसान भाषा में विदाउट नी ब्रीचेस, कि जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने डिस्कस करा कि जैकोबियंस क्लब के जो मेंबर थे वो कौन थे, जो लेस प्रोस्परस लोग थे सोसाइटी के। फॉर एग्जांपल के लिए शू कीपर्स, आर्टिजन एसेट्रा। इनके जो लीडर हुए वो कौन हुए, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनेंगे, राइट, जो कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे कुछ वैसे वैसे, और ये नी ब्रीचेस नहीं पहनेंगे जो कि नोबल्स या क्लर्जीज पहना करते थे। क्लियर। वो उन फैशनेबल सोसाइटी के अगेंस्ट थे। तो इस तरह से इनको क्या बोला जाने लगा, इस तरह का अटायर जो पहनते थे उनको बोला जाने लगा सैन क्यूलोटस। क्या बोला जाने लगा इन जैकोबिन्स को, सैन क्यूलोटस, जिसका मतलब था विदाउट नी ब्रीचेस, विदाउट नी ब्रीचेस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, अब उसको बोला गया कन्वेक्शन, राइट। न्यूली इलेक्टेड असेंबली को क्या बोला गया, कन्वेक्शन। अब 21 सितंबर 1792 को मोनार्की अबोलिश कर दी जाती है और फ्रांस क्या बन जाता है, अब रिपब्लिक। अब 1792 के अंदर फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। अब नेशनल असेंबली की जगह जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसको बोला जाने लगा कन्वेक्शन, सॉरी कन्वेंशन। क्या बोला जाने लगा, कन्वेंशन, राइट। थर्ड स्टेट के बाद नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन, राइट। 21 सितंबर 1792 के अंदर अबोलिश कर दिया जाता है मोनार्की को और फ्रांस को क्या डिक्लेयर किया जाता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। पीपल जो हैं वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, रिपब्लिक का मतलब, राइट। 1792 के अंदर फ्रांस जो है रिपब्लिक बन जाता है, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिपब्लिक का मतलब है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, जहां पे लोग जो हैं पीपल दे इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी लोग ही चुनेंगे। बाद में लुई 16 को ट्रीजन के चार्ज में डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, द रेन ऑफ टेरर, द रेन ऑफ टेरर। अब रेन ऑफ टेरर का जो टाइम पीरियड था वो था 1793 से लेकर 1794। हल्का सा इसका आइडिया दे देता हूं, रेन ऑफ टेरर क्यों बोला गया है इसको। 1793 से लेकर 1794 के बीच में ऐसा क्यों, क्या हुआ कि रेन ऑफ टेरर बोला गया। इस दौरान जो सरकार थी, या हम कहें कि पावर में जो थे, वो तो जैकोबिन्स थे, आम लोग थे। लेकिन फिर भी ये जैकोबिन क्लब जो था, रेन ऑफ टेरर कैसे बन गया। रोबिस्पियर मैक्सिमिलियन, ये मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर जो लोगों का नेता था, लोगों का लीडर था, उसने ऐसा कैसा माहौल बना दिया कि रेन ऑफ टेरर बन गया। ऐसा क्या हो गया कि इस एक साल के अंदर लोगों की हालात खराब हो गए। तो यहाँ पे होता ऐसा है कि मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर एक फोर्सफुल इक्वालिटी जो है सोसाइटी में अपने लोगों के बीच में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। अब इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट, लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जो मैं पहन रहा हूं वही बाकी पहने।
इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जो मैं खा रहा हूं वो बाकी लोग खाएं, राइट। इक्वालिटी का सिंपली मतलब ये है कि किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो राइट है वो लोगों को मिलने चाहिए, चाहे अपॉर्चुनिटी की बात हो, राइट, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, या चाहे ट्रैवलिंग की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, तो वहां पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। वो है इक्वालिटी का मतलब, कि जो मैं खा रहा हूं वो कोई ना खाए, या जो मैं खा रहा हूं वही सब खाए, तो वो इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी का मतलब सबको सेम होना नहीं है। इक्वालिटी का मतलब सबके साथ सेम ट्रीटमेंट करना है। इक्वालिटी का मतलब सबके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये इक्वालिटी का मतलब है। लेकिन होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो 1793 से लेकर 74 का जो टाइम पीरियड है, इसको क्या बोला जाता है, रेन ऑफ टेरर। इसके अलावा जो भी रोबिस्फियर की पॉलिसीज को नहीं फॉलो करता है उसको पनिश किया जाता है, ठीक है। और उन सबको एनिमीज की नजर से उसको दुश्मन मान लेता है, राइट। अब जो दुश्मन एक्चुअली या एनिमीज रोबिस्फियर ने अपने माने किन किन को, जो एक्स नोबल्स थे उन सबको अपना एनिमी मानता था, क्लर्जीज को अपना एनिमी मानता था, और जो भी मेंबर थे अदर पॉलिटिकल पार्टीज के, जैकोबिन क्लब को छोड़ के, राइट, उन सबको वो अपना एनिमी मानता था। इवन अपनी पार्टी के लोगों को भी वो अपना एनिमी मानता था जब वो उसके मेथड को फॉलो नहीं करते थे। जो रोबिस्फियर का मेथड था, अगर उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको भी वो अपना एनिमी मानता था, राइट। लेकिन एक डिवाइस डेवलप किया गया, गिलेटिन, जो कि डॉक्टर गिलेटिन ने डेवलप करा था, राइट। गिलेटिन क्या था, मतलब दो पोल्स के साथ ब्लेड जो था वो हैंग रहता था और पर्सन को बीहेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरह से, राइट, तो यहाँ पे पर्सन का हेड रखा जाता था नीचे, और ऊपर गिलेटिन में यहाँ पे ब्लेड रहता था, राइट, ऊपर से छोड़ा जाता था और पर्सन को बीहेड किया जाता था, राइट। तो वो था गिलेटिन, डॉक्टर गिलेटिन ने उसको बनाया था। अब बोला क्या जाता है कि सोसाइटी के अंदर, जैसे कि पहले कहा, कि इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था रोबिस्फियर। अब इक्वालिटी कैसे इस्टेब्लिश करना चाहता था, कि जो व्हीट फ्लोर है उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो होल व्हीट है उसका इस्तेमाल करना है। व्हाइट फ्लोर को फॉरबिडन कर दिया गया, ठीक है। और सबको क्या प्रोवाइड करना है, बोला इक्वालिटी ब्रेड, सभी को जो है ब्रेड ही खाना है, राइट। इसको क्या बोला गया, इक्वालिटी ब्रेड। अब ऐसा थोड़ा ना होता है इक्वालिटी के अंदर, और कोई भी जो है इस तरह के टाइटल सर मैडम इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या इस्तेमाल होगा सबके लिए, सिटीजन, सिटीजन, राइट, सिटीजन, ये इस्तेमाल होगा। बट एट द एंड उसको भी रोबिस्फियर को कन्विक्ट कर लिया जाता है 1794 के अंदर, और जेल में भेजकर बाद में गिलेटिन कर दिया जाता है। तो इस तरह के लीडर भी नहीं चाहिए हमें, जो हमारे फेवर में बात करे लेकिन बाद में हमारे ऊपर ही जबरदस्ती करना शुरू कर दे। तो मैक्सिमिलियन रोबिस्फियर ने वैसा किया, फोर्सफुल इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, बट लोग ही उसके, अपने लोग ही उसके अगेंस्ट हो गए, और एट द एंड गिलेटिन कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। आज के इस सेशन में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, बाद में रिपब्लिक बनता है, रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ा, जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा, राइट। जो रिमेनिंग पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे।